Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. And today we are going to our lecture number 20, where we are going to continue Combinational Logic Analysis, Chapter 5, and this is our Part 2. तो यहाँ पे जो कुछ हमने इससे पहले सीखा था उसको देखते हुए आपने सबसे पहले तो सेल्फ रिव्यू को सॉल्व करना है और लेक्चर को रिवाइज करना है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी हम काफ़ी चीज़ें दोबारा रिवाइज भी करेंगे और चाहे तो आप पहले ये सॉल्व कर लें या इस लेक्चर के एंड में आके फिर इस सेल्फ रिव्यू पे आ जाइए स्लाइड पे और उसको सॉल्व कीजिएगा। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पे अगर ट्रुथ टेबल हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये बहुत आसान है। आपको बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं उनका पता होना चाहिए कि आप एंड गेट, और गेट और इन्वर्टर ये कैसे काम करते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर ये कैसे काम करते हैं। तो ट्रुथ टेबल आप बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हम मिला के एक पर्टिकुलर टास्क के लिहाज से एक सर्किट डिजाइन करते बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब वो करते किस तरह इंशाल्लाह वो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मजीद हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो मकसद है कि ट्रुथ टेबल हम कैसे जनरेट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स हैं और नंबर ऑफ लेवल्स भी हैं और इनपुट आपके पास गिवन है और आउटपुट, इसके दरमियान इंटरमीडिएट भी आपके पास आउटपुट है। तो आप किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो इनपुट है तो सबसे पहले उनके कॉलम जनरेट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट 3 है, ए बी सी, ये 3 नंबर ऑफ इनपुट है। तो हम ए बी सी के 3 कॉलम यहाँ पे बना देंगे और हमें पता है कि ए बी सी 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ इनपुट आपके पास कितने होंगे, 2⁻³ विच इज 8। तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं डेसिमल में बता रहा था, यही चीज यहाँ पे आपको बाइनरी में नजर आ रही है कि 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो आप तमाम जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो लिख देंगे। अगर 2 वेरिएबल हैं 2 के लिहाज से, 3 वेरिएबल हैं 3 के लिहाज से, और अगर 4 वेरिएबल हैं 4 के लिहाज से। तो इनिशियल जो आपके पास जो वेरिएबल हैं उनके कॉलम आपने डिसाइड करने हैं कितने कॉलम होंगे। तो 3 वेरिएबल आपको फॉर एग्जांपल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी, दे आर इनपुट, यानी ये बहुत लेफ्ट साइड पे शुरू में इनको आप लेंगे एज ए इनपुट और सबसे आखिर में जी या जेड है वो आउटपुट है, उसका तो एक कॉलम होगा ही होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए हमारे पास एक एंड गेट है, इसका आउटपुट है, और एक और एंड गेट है, इसका आउटपुट है। ये जो जी है, जी या जेड, ये आउटपुट है एक और गेट का, लेकिन और गेट के इनपुट उनका तो हमें नहीं पता, ठीक है नहीं। हम तो यहाँ पे अगर सिर्फ ए बी सी को लेते और जी को लेते तो दरमियान वाले जो आपके पास इंटरमीडिएट आउटपुट है वो एज ए इनपुट इस्तेमाल हो रहे हैं लास्ट स्टेज के लिए। तो इंटरमीडिएट जो आपके पास आउटपुट है उनके आप अलग कॉलम बनाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास ए बी इनपुट है किसके, इस एंड गेट के, और इसके जो आउटपुट है इसको हमने डी से डिनोट किया और इसका भी एक कॉलम बना दिया। और सी और ए, ठीक है, ये ए यहाँ पर भी है और ए ये यहाँ भी कनेक्टेड है। तो इस एंड गेट के 2 इनपुट है सी और ए, और आउटपुट क्या है उसका हमने एक नाम दे दिया ई। तो ई एक आउटपुट है, ठीक है जी। तो हम जनरेट कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे कि पहले जो ए बी है जो इनपुट है इस एंड गेट के, इसके आउटपुट को हम जनरेट करेंगे। फिर ई जो कि इस एंड गेट का आउटपुट है और इस एंड गेट के इनपुट ए और सी है, तो ए और सी को देखते हुए ई हम जनरेट करेंगे। तो पहले ये डी के कॉलम को फिल करेंगे, फिर ई कॉलम को फिल करेंगे। अब फाइनल स्टेज में हमारे पास जो जी है वो डायरेक्टली इसके इनपुट क्या है, असल में जी के इनपुट अगर इनडायरेक्टली देखें तो ए बी सी है, लेकिन डायरेक्ट इनपुट डी और ई है। तो अब हम डी और ई को देखते हुए जो जी है उसको जनरेट करेंगे, यानी हमने डी कॉलम और ई कॉलम पे ध्यान देंगे। और लॉजिक देखेंगे कौन से है आपके पास, लॉजिक सर्किट है, या यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आया कि दिस इज और लॉजिक। तो और लॉजिक की मदद से तो देखते हुए हम डी और ई को इनपुट और जी को आउटपुट लेंगे, ठीक है जी। तो डी और ई आर इंटरमीडिएट स्टेज के लिहाज से आउटपुट है
और फाइनल स्टेज के लिहाज से इनपुट है। तो डी ई आर द आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज एंड आर द इनपुट ऑफ फाइनल स्टेज। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 लेवल नजर आ रहे हैं, 2 से ज्यादा लेवल होते हैं, तो हम इस काम को और ज्यादा एक्सटेंड करते, यहाँ मजीद आपके कॉलम बनते इंटरमीडिएट स्टेजेस के। तो वैसे जो आपके पास इनपुट है वो ए बी सी और फाइनल आउटपुट जी है, और डी ई ये आपके पास इंटरमीडिएट आउटपुट है और इंटरमीडिएट इनपुट है। आउटपुट आपके पास ये फर्स्ट लेवल के लिहाज से हैं और इनपुट आपके सेकंड या लास्ट लेवल के लिहाज से। तो आप इस तरह जनरेट करेंगे, बनाएंगे तो टेबल। अच्छा, 3 आपके पास इनपुट हैं, 3 इनपुट ले लिया आपने, तमाम कॉम्बिनेशन को लिख दिया आपके पास 0 से लेकर 7 तक बाइनरी में आप लिख देंगे। अब फिर अब जरा गौर कीजिए, जैसे मैं डी पे कंसीडर कर रहा हूँ तो ए और बी पे ध्यान दूंगा मैं। कॉलम ए और बी कौन सा गेट है, कौन सी लॉजिक गेट है, ये एंड गेट। अगर जहां भी आपको एक भी 0 नजर आया किसी इनपुट में, दोनों में से, तो आप आउटपुट जनरेट करेंगे 0। ए बी 0 है, 0, ए बी 0, 0, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0, तो डी 0, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, तब भी आपके पास डी 0 है। लेकिन यहाँ सबसे आखिर में दोनों ए और बी 1 1 है, A1 B1, A1 B1, तो D is 1 here and D is 1 here। एंड गेट की लॉजिक आप अप्लाई करेंगे। अब ई कॉलम को कैसे फिल करेंगे? ई कॉलम को फिल करते हुए मैं देखूंगा ये जो एंड गेट है इसकी इनपुट एक तो सी है और एक ए। अब मैं ए और सी पे ही ध्यान दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा, ए और सी पे ध्यान दूंगा और उनको देखते हुए एंड की लॉजिक लगाऊंगा और आउटपुट जनरेट करूंगा। ए और सी, इस कॉलम ए और सी पे ध्यान दे तो यहाँ दोनों 0 हैं, यहाँ एक 0 एक 1, यहाँ 0 0 0 1 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ए भी 1 है और सी भी 1 है। जब दोनों 1 है तो आउटपुट विल बी 1। या ऊपर 0, यानी एक या एक से ज्यादा हमारे पास इनपुट चूंकि 0 थे तो हमने उसकी वजह से जो ई को जनरेट किया 0, लेकिन इस पे देखें सी और ए दोनों 1 है। लेकिन यहाँ पे अगली स्टेज में यहाँ पे सी 0 है तो 0, यहाँ लास्ट में आप देखिएगा दोनों 1 है तो 1। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक लॉजिक गेट के लिहाज से काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप एक जनरेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने डी और ई को जनरेट किया, बना दिया, कुछ टेबल के इंटरमीडिएट स्टेज के कॉलम को आपने जनरेट किया। अब डी और ई को देखते हुए जी को हम जनरेट करेंगे, तो डी और ई इनपुट है और जी आउटपुट है। ओके, गेट कौन सी इस्तेमाल करें? और गेट। और गेट में आपके पास अगर दोनों 0 हैं तो 0 0 0 0, लेकिन एक भी 1 आ जाए तो 1, एक भी 1 आ जाए तो 1, एक भी 1 आ जाए तो 1, यहाँ तो दोनों 1 है तो 1। तो इस तरह हम ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो सर्किट है उसके क्या आप इनपुट लेते हैं और उसके कॉलम बनाते हैं, और इंटरमीडिएट जो आउटपुट है उनके कॉलम बनाते जाएंगे। अगर एक 2 लेवल का है तो आपके नंबर ऑफ कॉलम कम बनेंगे, 2 से ज्यादा तो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा बनेंगे। तो हम जरा से इसके डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं कि a combinational logic circuit as the name itself indicates that it is a combination of various kinds of logic gates। भाई कॉम्बिनेशन है बहुत से गेट्स का, लेकिन कुछ और चीजें भी इनको हम देखनी है। द कॉम्बिनेशनल सर्किट गोज विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसकी चंद खूबियां, कॉम्बिनेशनल और आगे हम एक देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में कुछ फर्क आपको नजर आएगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द आउटपुट इज बेस्ड ओनली द लेवल्स ऑफ द करंट इनपुट टर्मिनल एंड नॉट ऑन द पास्ट स्टेट इनपुट। अब देखिए हमारे पास ये इनपुट है, फर्स्ट इनपुट है, आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं 0। ये सेकंड इनपुट है तो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं 0। अब आपके पास ये जो 0 है ना वो डिपेंड करती है सिर्फ इस करंट इनपुट पे, इसको कोई ताल्लुक नहीं प्रीवियस इनपुट पे या प्रीवियस आउटपुट पे, इसका कोई इसको डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी करंट इनपुट है। तो ऐसे सर्किट को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट या कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है जी, तो these circuit do not need any kind of memory, क्योंकि आपको प्रीवियस स्टेज से कोई लेना देना नहीं, तो आपको मेमोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और क्लॉक की भी आपको जरूरत नहीं है, जब आपके पास करंट स्टेट है जो वैल्यू है दैट्स इट। हम आगे पढ़ेंगे आपके पास जो मेमोरी
से रिलेटेड लॉजिक सर्किट्स हैं उनमें आपको क्लॉक की भी जरूरत पड़ेगी. सो द पास्ट इनपुट्स शो नो इन्फ्लुएंस ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सर्किट. A combinational circuit can intake n number of inputs and delivers only one output. आप देखिएगा आपके पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने इनपुट हैं 2 से 3 से लेकर, लेकिन आउटपुट विल बी ओनली ए सिंगल आउटपुट. ठीक है जी. Either the complicated or simple combinational logic, these can be represented through an AND, NOR गेट्स. आप इन कम्युनिकेशन सर्किट को एंड और नॉट जो बेसिक गेट्स हैं उनकी मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कोई सर्किट है तो उसको आप बना देते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. जैसे आपको यहाँ पे ये चीज नजर आई, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक. तो बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, आप लॉजिक गेट की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बूलियन अलजेब्रा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपके पास. ये डी है, डी इज ए एंड बी, तो ए बी, और ये ई है, दिस इज ए एंड सी, तो ए सी, और इसके बाद और है तो आप करेंगे ए बी, ए एंड बी प्लस करके, और आपके पास जो ई है वो है ए एंड सी, तो ए सी. ठीक है जी. तो आप ए बी प्लस ए सी, इस तरह आप एक बूलियन एक्सप्रेशन से जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे. ये काफी हमने इससे पहले भी किया, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी. ट्रुथ टेबल है. अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है उसके सारे इसके रिप्रेजेंटेशन में जो थर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो है ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल की मदद से भी ये दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर दिस सर्किट, तो ये दिस इज अ यूनिक ट्रुथ टेबल फॉर दिस सर्किट. हो सकता है किसी और सर्किट में यूनिक आपको 100% नहीं कह सकता, हो सकता है किसी और सर्किट से भी आप यही आउटपुट जनरेट कर पाए, लेकिन बहरहाल इस सिचुएशन के लिहाज से दिस लॉजिक डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दिस व्हाट ट्रुथ टेबल. तो आप कहेंगे कि आपके पास एक ही चीज को हम एक दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चाहे आप इस लॉजिक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करें या इस ट्रुथ टेबल की मदद से, और उसके बाद थर्ड के आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ही आपके पास एक सर्किट है, उसकी एक्सप्रेशन है ए बी बार एंड ए प्लस बी बार एंड सी, दिस इज ए बूलियन एक्सप्रेशन. तो आपने इस कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से जाहिर किया. ठीक है जी. अब इसी सर्किट को आप लॉजिक गेट्स की मदद से भी आप जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो दिस इज दी लॉजिक गेट एक्सप्रेशन. देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है आपके पास नैंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है. अब हम इसको देखेंगे बाद में ये क्यों ऐसा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही मकसद है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को आप बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट्स और फाइनली ट्रुथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको इनपुट नजर आ रहा है ए बी सी, और आउटपुट को हमने क्यू का नाम दे दिया. तो ए बी सी और क्यू, इसमें हमने इंटरमीडिएट स्टेज को रिप्रेजेंट नहीं किया, चाहे रिप्रेजेंट करें या ना करें, लेकिन आपका जो मेन पॉइंट होता है वो इनपुट और आउटपुट. इंटरमीडिएट स्टेज हम फाइनल स्टेज को जनरेट करने के लिए अपनी सहूलत के लिए ऐड करते हैं. जैसे हमारे पास जो हमने यहाँ पे इसको देखा था कि डीई, अगर हम मेंटली इतने वो हमारी प्रैक्टिस है तो डीई के कॉलम को आप ओमिट कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं. ए बी सी लिखा और मेंटली आपने वर्किंग किया और जी कॉलम को जनरेट किया, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं. तो यहाँ जो आपको इंटरमीडिएट स्टेज अगर नजर ना आए तो इसमें कोई मसला नहीं. इंटरमीडिएट स्टेज हम अपनी सहूलत और आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक circuit, there are three ways to represent a combinational logic circuit: by using logic gates, by using Boolean expression, or it can also be represented by using truth table. अच्छा, यहाँ पे चंद चीजें आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. इसमें आगे जाके हम काफी चीजों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और हो सकता है एक आध चीज को हम जो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस उसको छोड़ देंगे. लेकिन जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है इसमें आप अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन की सर्किट बनाते हैं, जिसमें एडर है, सब्ट्रैक्टर है, कंपैरेटर है. इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पीएलडीज इनको हम
प्रोग्रामिंग लॉजिक जो आपके पास डिजाइनिंग है इसको या डिस्प्ले वगैरह उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन में मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कोड कन्वर्टर में बाइनरी टू बीसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और किसी हद तक हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को डिस्कस भी किया। तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में जो क्लासिफिकेशन इसमें अरिथमेटिक, डेटा ट्रांसमिशन और कोड कन्वर्टर 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं और उनको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब कुछ चीजें हम दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और कुछ चीजें हम जरा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और एक आध नई चीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जितना कुछ पिछले चैप्टर में और पिछले लेक्चर तक पढ़ा उसको अच्छी तरह समझने के बाद आगे के टॉपिक इंशाल्लाह इनको समझना आपको आसान होगा। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, basic combination circuit can be directly implemented with AND or combination if the necessary complement terms are available। ठीक है जी। तो अगर आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, इसमें आप सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को आप सम कर रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स एंड गेट आप एंड करते चले जाएंगे और उसके बाद और करेंगे, और मीन्स सम। तो यहाँ पे इन जनरल समझाने के लिहाज से एक डायग्राम को हमने दिया। इसमें पहले 2 लेवल है। पहले लेवल में हमने एंड गेट को इस्तेमाल किया और नेक्स्ट लेवल में और गेट को इस्तेमाल किया, नेक्स्ट या फाइनल लेवल में। तो यहाँ 2 इनपुट के लिहाज से ए बी है, आउटपुट ए बी, सी डी है तो सी एंड डी। इस तरह आप चलते चले जाए जे के तो आउटपुट जे के। ये बुलियन एक्सप्रेशन के लिहाज से, अलजेब्रा के लिहाज से हम इस तरह लिखते हैं कि एंड गेट को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब इन तमाम आउटपुट को हमने क्या करना है, और करना है, और मीन सिंपली ऐड करना। तो सम करना है किन चीजों को, प्रोडक्ट को। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को एंड और की लॉजिक के साथ, गेट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो combination logic circuit, an example of sum of product implementation is shown. The sum of product expression is an and or combination of the input variable। ये input variable है। एक एग्जाम्पल है आपके पास and और लॉजिक है। ये and और लॉजिक, तो ए बी सी बार, ए बी सी बार एंड हो रहा है तो आप सिंपली इनको का प्रोडक्ट ले लेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं इसी तरह लिखेंगे। डी बार ई, डी बार ई। अब इसको हमने और करना, और में सिंपली सम कर देते हैं बूलियन अलजेब्रा के रूल के लिहाज से। तो ए बी सी बार प्लस डी बार ई, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम कर रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट को। ठीक है जी। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में व्हेन द आउटपुट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इन्वर्टेड। देखिए, जो अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को आप इन्वर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की इंप्लीमेंटेशन में जाती है। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की पिछले लेक्चर में इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि अगर आप एंड और इन्वर्टर इस इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे तो आपको गौर कीजिएगा, ये सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की इंप्लीमेंटेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है जी। चले हम सिंपली इसको दोबारा डिवीजन के लिहाज से देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है ए बी सी बार। ठीक है जी, एंड हो गए, डी बार ई, दोनों एंड हो गए तो हमने इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। फिर इनको हमने और किया तो सिंपली हमने सम फॉर्म में लिख दिया। अब इसको इन्वर्ट किया, इन्वर्जन का मतलब हम जानते हैं कि एक कंबाइंड बार आप इस पे लिखते हैं। तो ये एंड और आई, ए ओ आई, इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना पढ़िएगा, कुछ ए आई का मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब है एंड और इन्वर्टर लॉजिक। अब सिंपली अप्लाई कीजिएगा डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम में कंबाइंड बार और यहाँ प्लस है, तो कंबाइंड बार को हम तोड़ देते हैं, सम को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। कंबाइंड बार इज ब्रोकन, ए बी सी बार कंबाइंड बार यहाँ पे आ गया अलग, और डी बार ई इसके ऊपर एक बार लिख गया। नाउ वी कैन अप्लाई अगेन डी मॉर्गन थ्योरम ऑन सेपरेट ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे, और जो कंबाइंड बार है इसको अलग अलग करेंगे। सी के ऊपर ऑलरेडी एक बार है तो दोबारा आप इसको बार
अप्लाई करेंगे तो दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो सी विल बी एज इट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी। यहाँ पे डी के साथ ये नहीं होगा कि बार और बार विल बी कैंसिल और डी विल बी एज इट इज प्लस ई बार। तो प्रोडक्ट ऑफ सम देखिए ना, हमारे पास पांच वेरिएबल थे, ए बी सी बार डी बार ई, ठीक है डी। अब इसको हमने जो हमारे पास एंड और इन्वर्टर है, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख दिया। देखिएगा आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल थे। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर हम इन्वर्टर ना लगाते तो हमारे पास जो वेरिएबल थे तो ए बी सी बार डी बार ई। इन्वर्टर लगाने के बाद आप जब प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में करेंगे तो तमाम वेरिएबल इन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ए है तो ए बार, बी है तो बी बार, सी बार है तो वो सी, और डी बार है तो डी, ई एज इट इज है तो ई बार। तो अब जब आप इस तरह इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको एक शॉर्टकट भी मिल जाएगा कि आपने सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लाना है। तो आप तरतीब से लिखेंगे जो वेरिएबल जिस एंड गेट के हैं तो आप इतने ब्रैकेट्स में उनको लिखेंगे। आपको वेरिएबल को इन्वर्ट करते चले जाएंगे, अगर बार नहीं है तो बार उस पर लगा देंगे, अगर बार है तो उस बार को कैंसिल कर देंगे। एक्सक्लूसिव और लॉजिक को हमने डिस्कस किया था कि आपके पास इसकी लॉजिक कुछ इस तरह के, इसके दो इनपुट है, एक खास किस्म का सर्किट है जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और इसमें हम एंड और इन्वर्टर को खास अंदाज से इस्तेमाल करते हैं कि एक खास लॉजिक होती है कि हमारे पास दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट विल बी 0, अगर दोनों इनपुट सेम नहीं तो आउटपुट विल बी 1। तो इस तरह हम इसको एज ए कंपैरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर दोनों आउटपुट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है दोनों इनपुट सेम है, अगर आउटपुट 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब है दोनों इनपुट 0 नहीं है। तो इस सर्किट पे आप गौर कीजिएगा, ए यहाँ पे इसको इस एंड गेट की इनपुट है और बी बार, ठीक है। तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए बी बार, और इसके क्या होगा, बी एज इट इज ए इनवर्टेड, तो ए बार बी, ठीक है जी। तो ए बार बी और ए बी बार ये इंटरमीडिएट आउटपुट है और ये इनपुट है फाइनल स्टेज के लिहाज से, और फाइनल स्टेज में हम और गेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इन इनपुट को ए बार बी प्लस ए बी बार लिखेंगे। और अगर आप टेबल जनरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट है तो उसकी 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप चाहें तो इंटरमीडिएट स्टेज को भी इन्वॉल्व कर लें, इसको सी का नाम दें, इसको डी का नाम दें और 2 कॉलम बना दें और उनको जनरेट करें, और देखिएगा कि उन दोनों कॉलम को जब आप और करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसी जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसको इन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसका सिंबल इस तरह होता है जो हम बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे अगर आप इन्वर्टर लगा देंगे तो दिस विल बिकम एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दिस विल बिकम एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है जी। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया, जरा से इसमें वर्किंग करेंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो बूलियन एक्सप्रेशन है इट विल बिकम लाइक दिस, और इसके जो आउटपुट है ये बिल्कुल इन्वर्जन है ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट की। देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 है और यहाँ पे 0 1 1 0, तो ऊपर और नीचे 0 बीच में 1 1 है, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 1 है बीच में 0 0 है, ठीक है जी। होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल। इसकी एग्जाम्पल है, इसको आपने, मैं आपके लिए इसको वो करता हूँ जरा सा, आप ये कहें खुद इसको पॉज कीजिएगा, देख लीजिएगा आपके पास इनपुट है और आउटपुट में एलईडी है। अगर आउटपुट इज 0 एलईडी विल बी ग्लोइंग, ये ध्यान में रहिए। कैसे, देखिए ना, एलईडी को आपने कनेक्ट किया +5 वोल्ट के साथ, +5 वोल्ट हाई वोल्टेज है और यहाँ पे लो वोल्टेज होगा तो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस एलईडी। अगर यहाँ 1 होगा तो वोल्टेज का डिफरेंस ना होने की वजह से आपके पास करंट ने फ्लो नहीं करना। तो ये ध्यान में रहे कि whenever there is a 0 output the LED will be glowing। तो मैं आपको इसकी वर्किंग के लिहाज से जरा सा इसको पॉज करूं या जैसे आप चाहिए खुद पॉज कीजिएगा, उसको समझिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है। ए बी और सी तीनों पार्ट को आपने समझना है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक आपके पास एक